तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से जोरदार तरीके से। और लगातार हम आपके सामने एक रियल एनालिसिस लेके आ रहे हैं आपकी यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए 4 सितंबर एग्ज़ाम का। रियल एनालिसिस में सबसे पहले फेज में हमने इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के कंप्लीट एनालिसिस किया कि एनडीए सीडीएस एग्ज़ाम जो 4 सितंबर बीते 4 सितंबर को हुआ, आखिर उसमें इंग्लिश का रोल कैसा रहा, किस तरह की चीज़ों में बदलाव आया है और आने वाले एनडीए फर्स्ट एंड सीडीएस फर्स्ट 2023 के लिए आपको किस तरह से और कैसे काम करना है। इसी कारवां को आगे लेके बढ़ते हुए आज हम सबसे अहम सेगमेंट को लेके बैठे हुए हैं। आज हम जीएस पार्ट को लेके बैठे हैं, जनरल स्टडीज़ के पार्ट को लेके बैठे हैं। जनरल स्टडीज़ इसलिए भी क्योंकि लाजमी सी बात है, आपसे हिस्ट्री को भी लेके बात होगी, पॉलिटी को लेके भी बात होगी, ज्योग्राफी को भी लेके बात होगी, इकोनॉमी को भी लेके बात होगी और करेंट्स को लेके बात होगी। मुझे लगता है कि बड़ा स्वरूप और बहुत ही अहम चीज़, क्योंकि जब हम जनरल स्टडीज़ के रोल को देखते हैं, जनरल अवेयरनेस के रोल को देखते हैं यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में, तो बहुत बड़ा रोल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि इसका रोल केवल रिटर्न तक नहीं रुकता है, बल्कि इसका रोल एसएसबी में भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपकी जनरल अवेयरनेस, आपकी अपडेट ये दर्शाती है कि आप कितने सिंसियर हैं। और वाकई में आप नेशनल सिक्योरिटीज़ के लिए जा रहे हैं, तो आपको नेशनल सिक्योरिटी करनी है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर नेबरिंग कंट्रीज़ रिलेशनशिप हमारे कैसे हैं, इंटरनेशनल स्टेटस क्या हमारे हैं, किस तरह से हैं, तभी आप देश की सुरक्षा में कुछ पुख्ता और बेहतर कर पाएंगे। इस पूरे कारवां में हम एनडीए और सीडीएस दोनों का ही एनालिसिस करेंगे कि इस बार का पेपर कैसे था और वाकई में आपने कहाँ कमी की है, क्या आप और बेहतर कर सकते हैं जिससे आगामी आने वाले एग्जाम में आप बेहतर कर पाएं। और मुझे लगता है कि ये सेशन बहुत कमाल का होने वाला है, क्योंकि वाकई में आपके साथ कमाल के एक्सपर्ट बैठी हुई हैं। रुचि मैम, रुचि मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड ऑब्वियसली जीएस का रोल हमेशा से अहम है। जब 10+2 लेवल, सबसे पहले मैं एनडीए की बात करूंगा। साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे हमारे हैं उनका अक्सर ध्यान मैथ की ओर ज़्यादा है, फिजिक्स पे भी है, तो वो उतना फोकस कहीं ना कहीं जीएस पार्ट को लेके हो नहीं पाता है। बट मुझे लगता है कि 50 क्वेश्चन एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। 200 मार्क्स जो कि बिल्कुल फ्री फंड का है, अगर बच्चे को एक सही तरीके से कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिया है, क्योंकि साइंस स्ट्रीम के हैं तो दिमाग तेज है इनका, बस ज़रूरत उस लेवल के कंटेंट और कॉन्सेप्ट की है जो इन्हें ज़रूरी है। तो कुछ एनालिसिस दें, इस बार का पेपर कैसा था एनडीए में? सर पहले तो सबको जय हिंद मेरी तरफ से। तो सर अगर हम इस बार का पेपर देखें तो एनडीए का अगर हम पेपर देखते हैं तो उसमें जो हमारे क्वेश्चन आए हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा की तरह जैसे हिस्ट्री से आते हैं, ज्योग्राफी के पार्ट से आते हैं और करंट के पार्ट से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं। 12 क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन कैसे आए हैं, तो ज्योग्राफी से जो हमारे क्वेश्चन सर पूछे गए हैं वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके प्रिंसिपल बेस्ड हैं। कि अगर आपसे क्वेश्चन आया है इस बार कि एंटी साइक्लोन कैसे आया, करेवा लैंड फॉर्म्स के बारे में पूछा गया, तो वो लैंड फॉर्मेशन होती कैसे है, तो हम उन्हें क्लास में हमने उन्हें पढ़ाया कि लैंड फॉर्मेशन होगी कैसे, कहाँ की ज़मीन होगी, कहाँ पे कैसी मिट्टी होगी कि उस तरह से करेवा लैंड फॉर्म होगा, और जब लैंड बन जाएगा तो उसमें किस तरह की वेजिटेशन होगी, किस तरह की उसमें खेती हो सकती है। तो ये क्वेश्चन तो सीधे सीधे आया। तो ये जो जीएस के क्वेश्चन, जैसा कि सर आपने बताया कि बड़े ही लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप उनको आराम से कर सकते हैं और उसमें से आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे सर हिस्ट्री का अगर हम ले लेते हैं तो हिस्ट्री में हमेशा होता था, बच्चों का भी माइंडसेट बना हुआ है कि मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और वो एंशिएंट और मेडिवल को थोड़ा सा क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। यस सर। तो इस बार ऐसा हुआ है कि इस बार यूपीएससी जैसा कि हमेशा को पेपर सेट करता है तो वो हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ही डालता है। तो वो इस बार उन्होंने एंशिएंट और मेडिवल का क्या किया है, प्रोपोर्शन बढ़ाया है। अब जैसे सीधे से अगर डायनेस्टी के बारे में पूछ लिया, किसी की राजा के बारे में पूछ लिया कि उनका टाइम पीरियड क्या था, तो इस टाइम के क्वेश्चन बड़े हमेशा से पूछे जाते रहे तो सर एग्जॉस्ट कर गए हैं। तो अब रियलिटी में क्या पूछते हैं कि अगर किसी राजा का था तो उस राजा का शासनकाल कैसा था, उसके शासनकाल में जो उसके कैबिनेट के मिनिस्टर थे, जैसे अष्टदिग्गज हो गए, तो वो उनके नाम क्या थे, उनके काम क्या थे। तो जैसे समाहर्ता हो गया, सन्निधाता हो गया, तो ये सब क्या काम करते थे। मतलब अभी हमने केवल डायनेस्टी पढ़ ली और उनका टाइम पीरियड पढ़ लिया, उससे हमारा काम नहीं चलने वाला, हमें उसको इन डेप्थ में आगे उसको पढ़ना है। जैसे इस बार कई टर्म्स पूछ लिए गए, मुंजनीक पूछ लिया गया कि ये टर्म है मेडिवल टाइम में यूज होता था, तो ये इसका मतलब क्या होता है। तो कुछ मेडिवल टाइम में थोड़ा सा अरबी भाषा, फारसी भाषा का थोड़े से वर्ड्स आ जाते हैं, तो उनका मतलब हमें समझना। इसका मतलब है कि हमने ऊपर ऊपर की स्टडी से हमारा काम नहीं चलने वाला। तो ये तो हो गया सर हमारा हिस्ट्री का। हमारा पॉलिटी में तो हमारे एनडीए में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए। पॉलिटी में मोस्ट ऑफ द जो सर हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट से रिलेट करके पूछे जाते हैं। अब जैसे कि जो यूपीएससी का हमारे देश का भी अप्रोच है, हर चीज़ में कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बनती है तो इन्वायरमेंट पे ज़्यादा फोकस होता है कि कैसे हम अपना कार्बन एमिशन कम करें। तो हम अपना कार्बन एमिशन कम करेंगे तो उससे क्या है, अगर हम तेल पे, ऑयल पे अगर
हमारा निर्भरता कम होती है तो हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा, तो एक तरह से हमारी अर्थव्यवस्था में भी फायदा होगा और उससे हमारा इन्वायरमेंट भी हमें उसमें अच्छा हो रहा है। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे रिसेंटली अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, और वो जजमेंट आया था इको सेंसिटिव जोन पे आया था कि नेशनल पार्क्स हैं, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह हैं, तो इसमें इको सेंसिटिव जोन कितने किलोमीटर का होना चाहिए। सीधे सीधे ये क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया, सीधे क्वेश्चन, हाँ एनडीए में पूछा गया है कि कितने किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा ये न्यूज में बना हुआ था। तो इस तरह से अगर हम अप्रोच लेके जाएंगे, कोई भी चीज, कोई भी हमारा सब्जेक्ट है, उसको हम करंट से रिलेट, अब जैसे हिस्ट्री में बच्चे बोलते हैं कि मैम करंट को कैसे रिलेट करें। अब जैसे हिस्ट्री में कोई भी ट्राइबल मूवमेंट हुआ, उसके 100 साल अभी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी झारखंड में गए, संथाल विद्रोह के 100 साल पूरे हुए, तो उससे तो क्वेश्चन आना स्वाभाविक बन जाता है कि अब ठीक है, मान लीजिए इस बार में नहीं आया तो 16 अप्रैल के एग्जाम में हमारे वो क्वेश्चन उसमें से आ सकता है। अभी जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में राखी गढ़ी पे खोज हो रही है, वहाँ पे हमारी एएसआई की टीम लगी हुई है, वहाँ पे नई रोज खोज आ रही है, तो सीधे हमारे धौलावीरा से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि, तो वो जरूरी नहीं है कि टू द पॉइंट वही चीज पूछे, लेकिन उससे रिलेटेड उसके आसपास के टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब सर ये था कि जैसे एनडीए में हमारा जो करंट अफेयर्स आया था, तो एनडीए में हमारे करंट अफेयर्स में बाकी के कंपैरिजन में अगर आप सीडीएफ से कंपेयर करें तो सीडीएफ में तो मतलब करंट अफेयर्स 22 क्वेश्चंस आए थे, और सर बहुत ज्यादा टफ भी, मतलब इतने इजी क्वेश्चंस वो नहीं थे। लेकिन उसके कंपैरिजन में जो एनडीए में क्वेश्चंस आए थे करंट अफेयर्स के, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आप देख लीजिए तो सीधे डिफेंस से पूछ लिए गए, सीधे डिफेंस से पूछ लिए गए। जैसे आईएनएस सूरत के बारे में पूछ लिया, आईएनएस उदयगिरी, तो उसने वो ये भी सीधे ये पूछ लिया कि ये सूरत और उदयगिरी किस टर्म में है, वॉरशिप्स हैं कि मिसाइल्स हैं, तो क्या है, तो सीधे सीधे था वॉरशिप्स हैं, आईएनएस उसमें आगे लग जाता है। फिर उसके बाद जो रक्षा सौदे हो रहे हैं किसी दूसरे देश के साथ, हमने कौन सी चीजें खरीदी हैं, राफेल खरीदे, तो राफेल तो जैसे काफी ज्यादा हाइप क्रिएट हो गया था कि फ्रांस से है, लेकिन MH-60R के बारे में पूछ लिया गया कि ये हेलीकॉप्टर्स थे तो ये कहाँ से खरीदे गए थे, है ना। तो ये क्वेश्चन तो सीधे सीधे पूछा गया है, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन आए थे। और जैसे एनसीसी का आपका एक पुनीत सागर अभियान के पूछा गया था, क्योंकि वही सेम चीज कि इन्वायरमेंट को हम क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को साफ कर रहे हैं। तो ज्यादातर लोगों ने जैसे सोचा, अगर उन्होंने इन डेप्थ उसको पढ़ा नहीं है तो उनको लगेगा कि कोस्ट गार्ड का काम होगा सागर को साफ करना, लेकिन उसका आंसर था एनसीसी। तो मतलब जो बहुत कभी कभी लॉजिक भी लगाते हैं कि जो एकदम सीधे लग रहा हो कि ये ऑप्शन है, अगर आपको नहीं आता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि वो ऑप्शन होता ही नहीं है। तो इस तरह से हमें अप्रोच डेवलप करके उसमें आगे बढ़ना है। और सर एक चीज़ ये भी होती है कि जो जैसे हमारे जो ये एग्ज़ाम होता है, ये एक ऐसा एग्जाम है कि जिसमें आपके मैथ्स का सेगमेंट भी होता है, साइंस का सेगमेंट भी होता है, जीएस का सेगमेंट भी होता है। बाकी किसी एग्जाम में, बाकी अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो आपका साइंस का सेगमेंट होगा, आपको जीएस वगैरह नहीं आता। यूपीएससी मतलब ऑल चीज, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारी चीजें आ रही होती हैं। तो इसमें मोस्ट ऑफ द बच्चे आपके साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, तो वो थोड़ा सा ह्यूमैनिटीज को क्या करते हैं, थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन बच्चों को यहाँ समझना होगा कि उन्हें ये सारी चीजें, आपका जो एग्जामिनर है जो आपसे ये पूछ रहा है, तो वो क्या चाहते हैं, आपको ये जीएस क्यों पढ़ना है, क्योंकि उन्हें ये समझना हो कि जिस देश की रक्षा करने के लिए वो जा रहे हैं, उस देश की हिस्ट्री उन्हें पता होनी चाहिए, उस देश की ज्योग्राफी उन्हें पता होनी चाहिए, वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, वहाँ की पॉलिटी कैसी है, ये उन्हें पता होना चाहिए। एज अ अवेयर सिटीजन, नॉर्मल सिटीजन को तो पता ही होना चाहिए, फिर तो आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं। और आप कहीं पे भी जा रहे हैं, कहीं अगर कहीं बायलैटरल हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं, अमेरिका जा रहे हैं आप, यूरोप जा रहे हैं, तो वहाँ आप जाएंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा किसी साउथ के, अंडमान निकोबार के, तो आप ये नहीं कह सकते वहाँ की नहीं, तो वो तो साउथ है, हम नॉर्थ इंडियंस हैं, वो आप वहाँ पे इंडियन हो, तो आपको पूरे इंडिया का हर चीज़ पता होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने, बड़े शॉर्ट नोट में सारा पूरा एनडीए का एनालिसिस दिया। नाउ द क्वेश्चन इज कि जैसे आपने कहा डिफेंस स्टडीज को लेके काफ़ी क्वेश्चन रहे इस बार, डिफेंस करंट अफेयर स्पेशली हम देख लें। इवन मैम इसका रोल यहाँ तक नहीं है, वंस दे पार्टिसिपेटेड फॉर द एसएसबी इटसेल्फ, तो कुछ ना कुछ तो स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन ये दिखाते ही हैं कि मेरा आर्मी एरिया इंटरेस्ट है, नेवी में इंटरेस्ट है, एयरफोर्स में, जिसके लिए भी आप बैठे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन फिर से शुरू हो जाते हैं लाइन से कि करंट में क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि हमारे डिफेंस फोर्सेस से जुड़ी हुई हैं। तो कुछ जनरल अवेयरनेस आपको पता होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन का लेवल है वो यही है कि एक बच्चा अटेंटिव और अलर्ट चाहिए दिमाग से। अब अटेंटिव और अलर्टनेस इस बात को लेकर नहीं कि आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन वहाँ पे लगा रहे हैं, अटेंटिवनेस और अलर्टनेस का मसला यहाँ पे यही होता है कि आप जनरल अवेयरनेस में कितना स्ट्रांग है। ये कमाल का इंप्रेशन क्रिएट करता है। डोंट बिलीव इट कि इंटरव्यू पार्ट में तो ये चीज़ है ही है।
बट आप जब GTO टास्क कर रहे होते हैं, तो जब एक GTO ऑफिसर आपसे इंटरेक्ट करता है ड्यूरिंग 3rd and 4th डे इन द SSB, वो भी आपसे जनरल अवेयरनेस के ही क्वेश्चन पूछता है, और मुझे लगता है जब उन प्रश्नों का आप जवाब देते हैं, आप में एक क्लैरिटी होती है ना, तो एक अलग लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट होता है ऑफिसर्स के ऊपर कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट, हमें जो चाहिए वो यही है। अब मसला ये आता है कि एकेडमिक एक्सीलेंसी में बच्चे किस तरह से बैलेंस बनाएं। अब आता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, हम ये बातें करते हैं, ये सच है, बट एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैसे क्रिएट हो मैम कि बच्चों को मज़ा आना शुरू हो, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, करंट में, ये कनेक्ट कैसे बनाया जाए? जैसे सर आपने कहा कि SSB में आपसे इसमें GS का सेक्शन आता है, तो ऑब्वियसली आपका मैथ्स का सेक्शन, जो आपका मैथ्स साइंस हो गया, वो उसने आपको रिटर्न पास करा दिया, उसका काम वहाँ पे हो गया। अब GS यहाँ पे ऐसा होता है कि सर नॉर्मली भी अगर कोई 5 पेज पढ़ता है ना, तो वो मुश्किल 5 मिनट अगर बोलना होता है तो उसको 5 से 10 पेज पढ़ने होते हैं तब जाके, और वो भी 5 मिनट ऐसे नहीं है कि हमें कुछ भी बोलना है, अगर आपको टू द पॉइंट फैक्ट्स पे बात करनी है तो आप ऐसा करते हो। तो सर जब हमारा ये SSB होता है, कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ, जैसे US के साथ है, तो US के साथ हमारे जो बायलैटरल संबंध हैं तो वो किस लेवल पे हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल पे हैं, तो हमें समझना होगा स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशन पे आते हैं, जब इंटरनेशनल रिलेशन पे कोई भी बात करते हैं तो एक एक वर्ड के कई सारे इन्फेरेंशियल मतलब निकलते हैं। तो स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या हो गया कि मतलब हम उनसे लॉजिस्टिक्स अपना शेयर करेंगे, उनसे हम क्या अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, जो हमारी क्रिटिकल हाई थिंकिंग जो इंफॉर्मेशन हैं, तो उस तरह की जो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो स्ट्रेटेजिक, तो उस तरह के कितने सारे एग्रीमेंट्स हम US के साथ साइन कर सकते हैं। अभी जैसे ईरान काफी ज्यादा न्यूज पे रहा है ना, ईरान के साथ JCPO जो एग्रीमेंट साइन किया अमेरिका ने, और अमेरिका ने उससे पुल आउट कर लिया, तो ईरान को किस तरह से उसकी इकोनॉमी क्रम्बल हुई, और उसके साथ क्या, अभी अगर हम अपने पड़ोस में भी देखते हैं तो श्रीलंका में किस तरह के हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान में कैसे हालात बने हुए। तो अगर हम सारे टॉपिक्स को सर अगर करंट से रिलेट करते हुए चलते हैं कि आसपास हमारे क्या चीजें हो रही हैं, तो बच्चों का भी उसमें इंटरेस्ट बनता है, वो ये देखते हैं कि सच में हाँ, अगर न्यूज़पेपर उन्होंने जरा सा देखा, अगर न्यूज़पेपर नहीं भी देखते हैं तो हम करंट अफेयर्स का उनसे डिस्कशन करते हैं, हम अपनी लाइव क्लासेस लेके आते हैं, तो उसमें हम प्रॉपर उनसे डिस्कशन करते हैं कि हमारे आसपास क्या चीजें हो रही हैं, जी श्रीलंका में क्या हो रहा है। अभी जैसे श्रीलंका में IMF ने बेल आउट पैकेज दिया, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है ये CDS में कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी क्या है, वो बेल आउट पैकेज का नाम ही है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। तो मतलब इतने ज्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस क्या है थोड़ा सा उन्होंने घुमा दिया है। अब ये टफ एग्जाम इतना इजी भी नहीं है कि सीधे सीधे आपसे बोल रहे हैं कि IMF ने लोन दिए हैं, तो लोन का नाम क्या है एटलीस्ट इतना तो हमें पता होना चाहिए। तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं, अगर हम इन सारी चीजें, आप पॉलिटी में देखिए तो पॉलिटी में कौन कौन से जजमेंट आ रहे हैं। अभी जैसे UPSC का भी क्या होता है, जो पेपर सेट करते हैं, इनका जो फेवरेट आर्टिकल होता है आर्टिकल 21 हो जाता है। तो आर्टिकल 21 से रिलेटेड इस बार भी आपके NDA में देख लीजिए, चाहे CDS में देख लीजिए, दोनों में ही आर्टिकल 21 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो आर्टिकल 21 में क्या होता है कि सारी ही चीजें आपकी, वो एक तरह का समुच्चय हो जाता है, उसमें सारी ही चीजें समाहित हो जाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स आए उनको हमने पॉलिटी में करंट से रिलेट किया, वो हमारा आया। इकोनॉमी में तो मोस्ट ऑफ द चीजें सारी आपकी करंट से रिलेटेड ही होती हैं, कोई भी चीज करंट इकोनॉमी और, लेकिन वो करंट इकोनॉमी आपको करने के लिए आपको इकोनॉमी का बेस पता होना चाहिए। आपको अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से अगर क्वेश्चन पूछा गया है, NBFC, अगर आपसे SSB में भी पूछा जा रहा है कि NBFC क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए उनका अभी हमारे करंट इकोनॉमी में क्या रोल है, तो आप उसको तभी बता पाओगे जब आपको बेस पता होगा कि कैसे बैंक सिस्टम होता है हमारे यहाँ का, कमर्शियल होता है, नॉन कमर्शियल होता है। बिना जाने आप सीधे डायरेक्ट NBFC पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक बेस नहीं पता है तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो इस तरह से बड़ा इंटरेस्टिंग मैम ने फैक्टर शेयर किया। तो मैं इसके साथ एक पॉइंट आपको ऐड करना चाहता हूँ कि एवरी ट्यूसडे जो है मैम का 9 o'clock पे लाइव क्लास रहता है, उसका भी हिस्सा आप ज़रूर बने। बच्चे कभी भी कहते हैं सर एवरी डे इट शुड बी, बट पर डे इतनी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि हफ्ते भर एक प्रॉपर कंटेंट भी हो जाता है। तो बिल्कुल एवरी ट्यूसडे जो है 9 बजे आपको MKC के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप आएँ, मैम का सेशन लें। बहुत बेहतरीन सेशन होता है। मुझे लगता है कि ये सेशन हर प्रोस्पेक्ट से आपको मदद करेगा। करंट अफेयर के क्वेश्चंस तो हैं ही हैं, इकोनॉमी पार्ट का भी आपका कवर होगा, और जितनी भी लेटेस्ट चीज़ें हैपन हो रही होंगे, वो पॉलिटी से रिलेटेड हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, सबका घूम फिर के जिक्र वहाँ पर आता है। तो वो सेशन बहुत काम का है और वाकई में आपको कॉन्फिडेंस देगा एक बेहतर लर्निंग और बेहतर अपडेशन के लिए। तो बिल्कुल उसका आप लोग जरूर हिस्सा बने। ट्यूसडे को सुबह 9 बजे उसका हिस्सा बनना ना भूलें। क्वेश्चन अब ये बनता है मैम कि जैसे बहुत ब्रॉड स्वरूप है GS का, और हम बार बार इसको करंट से भी जोड़ने की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैटर है देश के अंदर।
एक तरफ है कि हम इतना डीप चले जाएं कि सिविल सर्विसेज की ओर चले गए, एक हुआ कि हम इतना हल्के चले गए कि एसएससी चले गए, बट इन सब के बीच में जो है एक एनडीए और सीडीएस का एग्जाम भी है। तो उसके लिए अप टू द मार्क कंटेंट और कैसे ये लोग एनडीए सीडीएस के एग्जाम के लेवल को समझें बच्चे? सर देखिए, सबसे पहले तो होता है कि हम लोग उसे क्या करते हैं, सिलेबस देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। अब सिलेबस देख लिया, उससे हमारा काम नहीं चलने वाला। हम फिर क्या देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे हम कंटिन्यू रिसर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, जैसा कि आपने कहा कि मैम बहुत ज्यादा विशाल चीजें हैं, अथाह सागर होता है करंट अफेयर्स मतलब जीएस का हमारा, तो उसको हम क्या करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में अप्रोच कैसा रखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि हमने 1-2 साल का देख लिया, हम 10, 15, 20 साल का देखते हैं। तो उसका पूरा हम अप्रोच देखते हैं, किस तरह से चीजें आती हैं, उसी हिसाब से हम पढ़ाने का, जैसे हर बार कुछ न चीजें कुछ एक्स्ट्रा होती हैं, कुछ चीजें घटती हैं, तो कुछ चीजें अब इस तरह होता है कि सर अगर आप 10-15 साल का एनालिसिस कर रहे हो ना, तो थोड़ा टीचर में भी ये एक डेवलपमेंट हो जाता है कि वो 1-2 साल आगे क्या पूछ सकता है, वो यूपीएससी को थोड़ा सा प्रेडिक्ट करने लग जाता है। कंप्लीटली तो कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, लेकिन थोड़ा सा वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं। और वो चीजें हर टीचर, क्योंकि हर टीचर स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेके बैठा है, तो हर सब्जेक्ट पे क्या हो रहा है, आप वो रिसर्च कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यूपीएससी क्या अप्रोच रखता है। तो इसी में ये हमारा इंस्टीट्यूशन क्या होता है कि उसमें हेल्पफुल होता है कि बच्चों को वो सारा मेहनत खुद नहीं करना होता, वो टीचर उसको सारी मेहनत क्या करनी होती है, बस फैक्ट्स को समझने में होती है। और टीचर का काम यहाँ आता है कि वो फैक्ट्स को बच्चों तक समझा पाए। तो ये बड़ी क्लियर बात मैम ने कह दी कि वाकई में रिसर्च के बाद ये बात है, और हम जो क्लासेस डिलीवर कर रहे हैं अपने यहाँ, उसमें हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि आपको कंसाइज और अप टू द मार्क मटेरियल मिले जो आपको एग्जाम में आपकी मदद करे। साथ ही साथ जो नोट्स और जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो एमकेसी पब्लिकेशन की बुक है एनडीए के, स्पेशली वो हिस्ट्री पॉलिटी की हो या ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स की हो, वो परफेक्ट कलेक्शन है, उसको बनाया ही गया इस लेवल पे कि आपके एग्जाम में आपको पूरी तरह से मदद करे। तो ये बिल्कुल सच कहा आपने मैम कि बच्चा अगर नहीं जान रहा है तो सिविल चला जा रहा है, नहीं जान रहा है तो एसएससी चला जा रहा है, बट एग्जैक्टली उसको सही जानना है तो एमकेसी का प्लेटफॉर्म है जहां हम उसके लिए मेहनत करेंगे और एनडीए सीडीएस लेवल का एग्जैक्ट स्टैंडर्ड क्या वो कवर करेंगे। थोड़ा सा सीडीएस का भी शॉर्ट समरी लेना चाहूंगा मैं, सीडीएस का ओवरऑल पेपर इस बार कैसे रहा, कुछ उस पर भी आप नजर डालें। सर जैसे सीडीएस में तो सबसे ज्यादा जो बड़ा चंक था वो करंट अफेयर्स का था। 22 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आए थे, और सीडीएस के क्वेश्चन जैसे एनडीए में हमने कह दिया कि इजी क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, लेकिन सीडीएस के क्वेश्चन बिल्कुल भी इजी नहीं थे। 22 क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट पूछ दिए गए थे। जैसे ऑब्जर्वेटरी के बारे में पूछा गया था, टेलीस्कोप की वो कहाँ पे है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में कहाँ बनाया जाए, तो ये तो इजी थे, आपने पढ़ा है तो आप कर लोगे, नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर पाओगे, उसमें कोई गेस वर्क नहीं था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जैसे ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल काफी सालों से न्यूज में बनी हुई है, हम मॉस्को रशिया के साथ डेवलप करके उसको बना रहे हैं। तो उसका अभी रिसेंटली ये हुआ था कि हमने एमटीसीआर को ज्वाइन किया था, इंडिया को एमटीसीआर का मेंबर बनाया गया था। दैट इज वाई जो ब्रह्मोस मिसाइल थी उसकी जो मारक क्षमता थी वो 300 किलोमीटर तक आसपास पहुंच गई। तो जब इतनी पहुंची तो वो डायरेक्ट उसने क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसमें बच्चे को ये भी पता होना चाहिए कि एमटीसीआर होता क्या है, एमटीसीआर में जाने का मतलब क्या होता है। एमटीसीआर से हमारी जो मारक क्षमता है दुगनी हो गई, इसका मतलब ये कुछ तरह का इंटरनेशनल कोई सिस्टम है। तो ये सारी चीजें समझना। अब जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में पूछा, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल मतलब यूपीएससी ये आईएएस लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो और उसमें भी 3 स्टेटमेंट दे दिए। तो इसका मतलब है कि हमें करंट अफेयर्स में सीडीएस के लिए डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि हमने ऊपर से पढ़ लिया, उसमें हमें थोड़ा सा उस टॉपिक के बारे में हमें इन डेप्थ स्टडी भी करनी होगी कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमें आगे। और वैसे तो जनरली यूपीएससी कभी सर क्वेश्चन रिपीट नहीं करता। इस बार ऐसा हुआ है कि आईएएस में आया हुआ 2018 का क्वेश्चन थर्ड वाला डायरेक्ट आपके 2022 में पूछ लिया गया। अच्छा सर, वो भी इसलिए पूछा गया है, थर्ड क्या है, थर्मल हाई एल्टीट्यूड जो डिफेंस सिस्टम है, वो इसलिए पूछा गया क्योंकि न्यूज में था S-400 जो हम रशिया से खरीद रहे हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम, तो यूएसए चाहता है कि हम ना खरीदें, उसके जगह पे हम उसका थर्ड खरीदें। दैट्स वाई थर्ड पूछा गया। वो डायरेक्टली न्यूज में नहीं था बट इनडायरेक्टली था। तो मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि हाँ यस सर, तो इस तरह से मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें हमें कुछ समझ में आता है कि हाँ यूपीएससी का भी अप्रोच क्या है और हमें आगे किस तरह से तैयारी करवानी है बच्चों की कि जिससे कि वो एक्सेल कर पाए अपने एग्जाम में। अच्छा, हिस्ट्री का रोल किस तरह से हम देख पाते हैं जो है सीडीएस के अंतर्गत? सर जैसे हिस्ट्री है आपका, हिस्ट्री में तो एंशिएंट है, मिडवल, मॉडर्न आ गया। तो मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन इस बार
अच्छे खासे क्वेश्चन आपके एंशिएंट से एनडीए में भी पूछे गए हैं और सीडीएस में भी पूछे गए हैं। तो इसमें भी सेम जो अप्रोच उसने यूपीएससी ने आपके एनडीए में अपनाया है, सेम अप्रोच उन्होंने सीडीएस में भी रखा है। सीडीएस में भी उन्होंने टर्म्स के बारे में पूछा है, मुंजनीक क्या है, नंददेसी, मणिग्रानम, ये सारे मतलब टर्म्स, ये टर्म्स कहाँ यूज होते हैं, इस टाइप के टर्म्स के बारे में पूछा है। एंशिएंट में क्वेश्चंस पूछे हैं, कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछे हैं, कुछ जैसे किताबें दे दी गई हैं किसने लिखी हैं, तो उसमें से एक दो किताबें तो काफी इजी होती हैं, बड़ी जनरल सी होती हैं, सबको पता होती हैं, लेकिन एक दो किताबों के नाम काफी टफ दे दिए हैं। तो मतलब इसका मतलब है कि आप उसको पढ़ते हुए चल रहे हैं, किसी भी राजा के राजकाज में क्या चीजें चल रही हैं, वहां के टाइम पे कौन कौन से एविडेंसेस मिले हैं, कहाँ पे मिले हैं, वो जगह आपको पता होनी चाहिए, किस राजा से संबंधित हैं वो सारे एविडेंसेस। तो इस टाइप की मतलब ये कॉन्सेप्ट ओवरऑल क्लियर हो रहा है मैम कि डिटेल स्टडीज की जरूरत है। आप ये सोचिए कि ऊपर से पढ़ लिए तो एसएससी लेवल हो जाएगा, यूपीएससी कभी नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है कि उसके लिए दो ही रास्ते हैं बच्चों के पास। एक तो आप स्वयं पे भी मेहनत करके फोकस कर सकते हैं, दूसरा आप एक अच्छे गाइडेंस को लें। किस तरह से बच्चों में भरोसा आप पैदा करते हैं अगर वो एमकेसी कैंपस का हिस्सा बनते हैं, तो क्या एफर्ट्स होगा आपका उनको जीएस को लेकर के? यस सर, जैसे जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अभी 16 अप्रैल के एग्जाम को उन्होंने टारगेट रखा है और वो अभी ज्वाइन करते हैं, तो सर शुरुआत में हम लोग बिल्कुल ये समझ के चलते हैं कि इस बच्चे को कुछ नहीं आता, इसने हम उसकी स्कूलिंग पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करते कि किसने कितनी अच्छी स्कूलिंग की है, किसकी कहाँ से स्कूलिंग हुई है। हम एकदम सर स्क्रैच से शुरू करते हैं, तो हम जीरो से शुरू करते हैं, तो हम उन्हें एक एक टॉपिक बताते हुए चलते हैं। और ये जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हमारे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब्जेक्ट्स, इनमें इतना भी ज्यादा नहीं है कि अगर आप इतना उसको कॉम्प्लिकेट करके चलो। अगर आप उसको रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, टीचर जो बोल रहा है आप उसको कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी पता होता है कि सर कि इन्हें बच्चों को मैथ्स करना होता है, बच्चों को इंग्लिश भी पढ़ना होता है, तो उनके पास मैथ्स में क्या होता है, फिजिक्स में, साइंस में क्या होता है, आपको प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो बच्चा हर दिन जाके बुक से नहीं पढ़ सकता है जो हमने दिया, तो हम कोशिश करते हैं कि सर ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम क्लास में ही क्लियर कर दें। और जो हमारे नोट्स होते हैं, वो नोट्स भी हम बाइलिंगुअल प्रोवाइड करते हैं कि जिससे हिंदी मीडियम के बच्चों को भी ऐसा ना लगे कि सारा कुछ इंग्लिश में हो रहा है। और फिर जैसे सर 16 अप्रैल का एग्जाम का हम टारगेट लेकर चलते हैं, तो उसके पहले हम इतना मैराथन क्लासेस हमारी हो जाती है, जो है उसके पहले हम इतने मॉक टेस्ट ले चुके होते हैं कि हर टॉपिक बच्चे के दिमाग के आगे से कम 10 बार गुजरा होता है। और अगर वो एग्जाम में बैठता है इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतनी प्रैक्टिस के साथ, तो इतनी प्रैक्टिस होने के बाद वो क्वेश्चन अगर उसको डायरेक्ट आंसर नहीं आता, तो वो अपने लॉजिक से, कॉमन सेंस से यूज करता है और आंसर्स को एलिमिनेट करके वो सॉल्व कर लेता है। एग्जैक्टली, मुझे लगता है अगर कॉन्सेप्ट पे कमांड है तो क्वेश्चन कुछ भी बन जाए, वो कॉन्फिडेंटली कर लेता है। अच्छा, एक बहुत बड़ा रोल आता है मैम क्वेश्चंस को लेकर के। एक तरफ हम कॉन्सेप्ट की बार बार बात कर रहे हैं, एक तरफ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी मददगार है? क्या कॉन्सेप्ट अकेले से काम चल सकता है या फिर क्वेश्चनायर भी उतना ही प्रैक्टिस करना जरूरी है उसके साथ? सर, जब तक, अगर आप जैसे कहते हैं ना कि युद्ध क्षेत्र में जब तक गए नहीं, पता नहीं है कि सामने वाली सेना कैसी है, किस तरह से, तो आप तो वो कर ही नहीं सकते, आप वो युद्ध को कभी जीत ही नहीं सकते। तो जब तक आपने क्वेश्चंस किए नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा नहीं, तब तक कॉन्सेप्ट पे बेस पे आप कोई भी एग्जाम, ये एनडीए सीडीएस नहीं, कोई भी एग्जाम नहीं कर सकते। और एग्जैक्टली मैम, मैं जब लगातार इस बीच इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं जितने भी सिलेक्टेड बच्चों से मिलता हूँ, मे बी वो 3 टाइम स्क्रीन आउट हैं या कॉन्फ्रेंस आउट हैं, चौथे अटेम्प्ट में हुए, 5वें अटेम्प्ट में हुए, तीसरे अटेम्प्ट में हुए, तो मैं उनसे हमेशा एक यूएसपी पूछता हूँ कि बड़ी टेल मी वन थिंग यार, कि तुम्हारा यूपीएससी कभी नहीं फंसा, मतलब तुम्हारा रिटर्न कभी नहीं फंसा। तो देन ही सेड सर वन लाइन इन क्लियर वे, कि सर आई डू प्रैक्टिस। यस सर, प्रैक्टिस, ऑलवेज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप जितनी करते हो। और जो नई जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं, उन्हें क्या लग रहा है कि थ्योरी में ही मस्त है, उनके सामने खूब बढ़िया कॉन्सेप्ट हो गया, एग्जाम्पल शिक्षक के द्वारा बता दिया गया, उनको लगा काम हो गया। असल में वो काम नहीं हुआ है, अभी जीरो पे रहते, वो जीरो पे हैं आप। जब आप उस कॉन्सेप्ट के बाद उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, जो आपने कहा प्रीवियस ईयर पे जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाएंगे, तब वाकई में आपको पता चलेगा कि जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है वो पढ़ा भी है कि केवल सुन रखा है मैंने। जो आपने एक पॉइंट ऐड किया, लॉजिक जब तक आप क्वेश्चंस पे नहीं जाएंगे, वो कभी डेवलप होने वाला नहीं है। एंड यूपीएससी एग्जाम इज ऑल अबाउट लॉजिक इन द जीएस पार्ट। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया मैम आपके साथ बात करके। आई थिंक इन्होंने बहुत कुछ लर्न किया होगा, और मैं एक चीज़ तो कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आफ्टर द डिस्कशन आप भी शायद ये महसूस करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बात कहें कि एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी, और आपके पास अगर जो है प्रोसेस ही नहीं है, स्ट्रैटेजी ही नहीं है, प्लानिंग ही नहीं है, तो रिजल्ट तो आने के चांसेस नहीं हैं। और एमकेसी का हिस्सा बनने पे इतना वादा ज़रूर है कि हम एक रिसर्च के साथ आ रहे हैं, हम बहुत
ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं और उस तरह से काम करना चाहते हैं। और मैम ने भी सब कुछ एलेबरेट किया ही कि हम एक रिसर्च के साथ जा रहे हैं। मुझे लगता है कैंपस में हम जितनी देर रहते हैं, बैच पढ़ाने के साथ साथ हमारे ऊपर पढ़ने की जिम्मेदारी ज़्यादा है, तो हम रिसर्चर बना ही देते हैं। एंड वी बिलीव वन थिंग कि इंसान ने पढ़ना छोड़ दिया ना तो वो ख़त्म हो गया। तो हम सब कॉम्पिटिटिव हैं और कंपटीशन से जुड़े हुए लोग हैं। तो कॉम्पिटिटिव लोग जो होते हैं ना वो हमेशा पढ़ते हैं, और जो असल में पढ़ता है ना वही बेहतर पढ़ाता भी है, क्योंकि उसको पता होता है कि आपको क्या, कितना और किस मात्रा में डिलीवर करना है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए आप सब। ज़बरदस्त बैचेस हम लॉन्च कर ही रहे हैं इस समय इंडियन सीरीज की। समय मत वेस्ट करिए, फटाफट रियल कैंपस का हिस्सा बनिए रियल सिलेक्शन के लिए। और रिटर्न से लेके एसएसबी तक की हर स्टेज में अगर एक बेहतर गाइडेंस, बेहतर सपोर्ट और बेहतर रिजल्ट इस देश में कहीं है तो एमकेसी में है। तो बिल्कुल इंतजार किस बात का करना है, फटाफट एमकेसी का हिस्सा बनना है। एनडीए सीरीज दोनों के जीएस का एक एनालिसिस मैम ने आपको दिया है, और प्लीज़ इस एनालिसिस को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। स्वयं काम कर सकते हैं तो स्वयं काम करिए, नहीं तो सही गुरु के पास आइए, सही गाइडेंस लीजिए और इस एग्ज़ाम में सफलता सुनिश्चित कीजिए। मैम कुछ लाइन बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्यों एमकेसी में है और कैसे उनकी मदद आप करेंगे आगे के लिए। सर बिल्कुल, जैसा कि हमने कहा है कि आप एग्जाम में यहाँ पे आप आते हैं तो हम आपको जीरो से शुरू करते हैं। जीरो से शुरू करते हैं मतलब हम स्क्रैच से शुरू करके एक एक टॉपिक को आपको समझाते हुए चलते हैं, और हम उसकी इतनी प्रैक्टिस कराते हैं कि 16 अप्रैल के एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो उससे पहले, उसके पहले आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि वो टॉपिक आपके दिमाग से कम 8-10 बार गुजरे होंगे, आपकी आंखों के आगे से गुजरे होंगे। तो उस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन में तो कभी फेल कर ही नहीं सकते हैं। तो जीएस का अप्रोच हमें किस तरह रखना है, फिर इसके लिए हम यहाँ तक ही नहीं रुकते हैं, आपका एसएसबी में भी वो हेल्पफुल हो। आपने जो नॉलेज यहाँ से गेन करी है, आप उसमें एक अवेयर सिटीजन की तरह अगर आप कहीं पे भी बैठेंगे, उस बारे में चर्चा करेंगे तो लोगों को लगेगा कि सच में आपके पास इस बारे में कितनी नॉलेज है। तो आपको कोर्सेज ज्वाइन करने चाहिए, और फिर इसमें अगर आप एक्सेल करना चाहते हैं, अगर आप सच में देश की सेवा करना चाहते हैं और एक ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए और हमारी इस जर्नी का हिस्सा बनिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लगातार ये सेशन जारी रहेगा। यूपीएससी का रियल एनालिसिस आपको मिलेगा एमकेसी के प्लेटफॉर्म पे। इंग्लिश सब्जेक्ट हमने डन कर लिया है, जीएस भी डन हो चुका है, एक कारवां आगे बढ़ता ही रहेगा। मैथ भी आएगी, अर्थमेटिक्स भी आएगी, जनरल साइंस भी आएगी, सबके रोल को हम डिस्कस करेंगे और फाइनली आपको बताएंगे वास्तविकता में ये एग्ज़ाम क्या है और कैसे एमकेसी से जुड़ करके आने वाले एग्ज़ाम में आप 100% सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई भी क्वेरी एंड कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए। आपका प्यार एंड सपोर्ट हर समय चाहिए होता है, क्योंकि एमकेसी केवल आप सबकी वजह से है। एंड वी ऑलवेज फील प्राउड एंड लव फ्रॉम द एमकेसियंस। और जिस तरह का रिजल्ट इस समय क्रिएट हो रहा है पूरे देश के अंदर, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इसमें आपकी भी मेहनत है, माँ बाप का आशीर्वाद है, और कहीं ना कहीं गुरुजनों का भी एक एफर्ट है। और सबके एफर्ट से अगर सही डायरेक्शन में हम काम करते हैं तो रिजल्ट जरूर आता है। और 16 अप्रैल का जो दिन है, फिर से एमकेसी 2023 में इतिहास लिखेगा इस देश में एक बेहतर रिजल्ट के साथ। बट उस इतिहास को बनाने के लिए आपका साथ ज़रूरी है। तो फटाफट आइए और इस इतिहास को बनाने में हमारे साथ लग जाइए और निश्चित सफलता पाइए। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।